भारतीय जनता पार्टी की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महाराष्ट्र में भी तय हो चुका है, झारखंड में उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस से कैसे 5 स्टेट्स को साथ रहे हैं ये हम आपको बता देते हैं। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गए हैं। आज पीएम मोदी काशी में आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय का लोकार्पण करेंगे, साथ ही बाबतपुर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के तहत न्यू टर्मिनल भवन का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी बनारस से ही 5 राज्यों को करीब 6,611 करोड़ रुपए के 24 प्रोजेक्ट की सौगात आज प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। पीएम अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। परियोजनाओं की सौगात आज पीएम की तरफ से दी जाएगी। उनके स्वागत के लिए एक बार फिर से काशी में बड़े बड़े पोस्टर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लगाए गए हैं। आज बनारस से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी को 91 करोड़ रुपए की सौगात, छत्तीसगढ़ को 80 करोड़ रुपए की, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर भी सहारनपुर के एयरपोर्ट को भी सौगात दी जाएगी, आगरा में भी नए टर्मिनल की सौगात दी जाएगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 1550 करोड़ दिए जाएंगे बागडोरा एयरपोर्ट के लिए। बिहार की अगर बात करेंगे तो 912 करोड़ यहां पर दिए जा रहे हैं दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के लिए। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख लीजिए, पीएम एयरपोर्ट से बाहर निकले, बनारस की सड़कों से पीएम गुजरे तो बनारस में उनके जो समर्थक हैं वो उन पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए हैं। पीएम के काफिले पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए हैं। बनारस की तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम आज आपको जानकारी दे दें कि 6,611 करोड़ के 23 प्रोजेक्ट की सौगात आज देने जा रहे हैं और 5 राज्यों को ये सौगात मिलने जा रही है। काशी आए हैं पीएम तो जाहिर सी बात है अपने संसदीय क्षेत्र को भी जो गिफ्ट है वो पीएम की तरफ से दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं उसमें शामिल होंगे और कई करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज पीएम की तरफ से दी जाएगी, काशी को भी और बाकी 5 राज्य को भी। प्रधानमंत्री काशी में है हर्षवर्धन जी, ये स्वागत तो उनका जब जब वो पहुंचते हैं तब तब संसदीय क्षेत्र में किया जाएगा। आज जो वो कुछ करने जा रहे हैं, बनारस से 5 राज्यों को साधने की कोशिश की जा रही है, ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं हमेशा कहता हूं ना कि एक सांसद के तौर पर भी देखना चाहिए। जाहिर है वो प्रधानमंत्री हैं तो वो जो कुछ करेंगे उसका स्केल बहुत बड़ा हो जाता है, यानी उनकी अपनी क्षमता है, वो एक बात कह देंगे तो उस पर जो एजेंसीज हैं, जो डिपार्टमेंट है वो लग जाते हैं। लेकिन एक सांसद के तौर पर अपने संसदीय क्षेत्र की ऐसी चिंता करना, ये शायद किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया। मैं कह रहा हूं तो जब से जवाहरलाल नेहरू से लेकर और अब तक, क्योंकि नेहरू जी की तो कॉन्स्टिट्यूंसी फूलपुर, तो हमारा वो जो प्रयागराज की कॉन्स्टिट्यूंसी थी इलाहाबाद फूलपुर, तो वहां मैं रहा हूं, तो क्या कुछ किया है उस परिवार ने हमको पता है। अभी 2019 के कुंभ के पहले वहां सीवर लाइन नहीं थी, ये भी देश को जानना चाहिए। इलाहाबाद में सीवर लाइन नहीं थी, सिर्फ वो 0 रोड वाली थी जो अंग्रेज बिछा कर गए थे। मूल बात यह है, जब आप एक सांसद के तौर पर इस तरह से सोचते हैं तो आप दूसरे लोगों को भी उससे कनेक्ट भी करते हैं और इंस्पायर भी करते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हवाई अड्डा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वहां अगर आप जाएंगे हाल के दिनों में तो इतना ज्यादा, जिसको कहते हैं कि टूरिस्ट हो, ट्रैवल के लोग हों, वैसे भी बिजनेस भी बड़ा है, बड़ा सेंटर बन रहा है, तो उसकी बिल्डिंग अब छोटी लगने लगी है। लंबे समय से था कि इसको एक्सपेंड किया जाना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इस सरकार के कामों में एक ये भी काम है कि देश के लगभग सभी हवाई अड्डे वो एकदम से बदल गए। अब उसके लिए काम करना, वहां जो शंकर नेत्रालय वहां खुल रहा है, ये बहुत बड़ी चीज होगी, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि ये कोलकाता वाले शंकर नेत्रालय की ही ब्रांच है या उसकी फ्रेंचाइजी ली है, क्योंकि लोग ज्यादातर कोलकाता जाया करते थे आंख के इलाज के लिए, या तो वहां जाते थे या बीएचयू का एक छोटा हिस्सा है वहां जाते थे या फिर दिल्ली आते थे। बहुत बड़ी चीज होगी पूरे पूर्वांचल के लिए, बिहार के एक बड़े हिस्से के लिए ये जो नेत्रालय खुल। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, जब आप रीवा जैसी जगह पर, जब आप अंबिकापुर जैसी जगह पर, जब आप छोटी उसमें आगरा भी शामिल है, वहां आप हवाई पट्टी बनाते हुए दिखते हैं, तो वहां से जो लोग जो दूसरी जगह बिजनेस के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में गए हुए हैं, उनको लगता है कि हाँ हमारे घर की कनेक्टिविटी ठीक हो गई। तो जो बार बार कहा जा रहा है कि आप शहरों को कितना बड़ा बनाइएगा, 10 गुना ज्यादा काम करके, 10 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके वो लाइफ नहीं मिल सकती। अगर जहां जो लोग हैं वहां थोड़ा रुकने लगे। आज ही मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, भारत सरकार ये कह रही है गांवों में सबसे बेहतर लाइफस्टाइल देनी है। उसका पहला चरण यही है कि कस्बे में और कस्बे के नीचे जो विलेज सेंटर है वहां पर आप वो सुविधाएं पहुंचाएं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से वो करते हुए दिख रहे हैं।
अब पीएम के इस दौरे को लेकर एक खबर समीर जी ये भी मिल रही है, सांसद के तौर पर गए हैं, सांसद के तौर पर वाराणसी को कई सौगातें प्रधानमंत्री देने के लिए पहुंचते हैं। अब कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता उनसे मिलना चाहते थे, वो ये कह रहे हैं कि हम अपने सांसद से मिलना चाहते हैं, हालांकि उनको रोक दिया गया। कांग्रेस दफ्तर पर आरएएफ तैनात कर दी गई है। हंगामा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया है। देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव वाराणसी से जीते थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी के साथ जो एक अटैचमेंट है, जो उनका एक आत्मीय रिश्ता है, वो 2014 से जो शुरू हुआ था, वो प्रधानमंत्री होने के बाद भी वाराणसी को लेकर ऐसा कभी रहा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा हो या जनता को शिकायत रही कि प्रधानमंत्री मोदी इतने व्यस्त रहते पूरे देश के अंदर काम करने में कि वाराणसी को इग्नोर कर रहे हो, वाराणसी में दौरा नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने इतना काम पूरे देश के अंदर किया, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी को कभी नहीं भूले। हमेशा जब भी समय मिलता वाराणसी जाते थे, वहां के प्रोजेक्ट कौन कौन से करना है उसका वो ध्यान रखते थे। मुझे लग रहा है, ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी एक सांसद के रूप में अपने क्षेत्र को लेकर कितने संवेदनशील रहे हैं पूरे देश के साथ साथ। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के नेताओं का 2014 के बाद भी यह बयान आया था कि प्रधानमंत्री यहां से चुने जरूर गए लेकिन उस क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे। 2019 के बाद ये बयान आया था। 2024 में आज जब कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलना चाहते हैं तो भाई मिलने का एक तरीका होता है, आपको मिलना है, एक सिस्टम से जाइए। आपसे बवंडर बचाने अगर जाने का आपका प्लान हो या आपको किसी तरह की एक वहां पर स्थिति खराब करने की कोशिश करना हो तो मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री वहां सबके सांसद है, अगर आपको मिलना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यालय बना हुआ है, आप कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, अपनी बात कीजिए, जब समय मिलेगा तब आपकी मुलाकात हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का यह व्यवहार वहां पर ठीक नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी के प्रति जो अटैचमेंट रहा है, लेकिन इस बात का भी अब जनता को अफसोस होता होगा कि जिस व्यक्ति ने इतना वाराणसी के लिए किया, उसको इतने कम वोट से जिताया। मुझे लग रहा है कि यह बात जितनी प्रधानमंत्री को नहीं अखरी होगी, उतनी बात ये वाराणसी के हर घर के व्यक्ति को अखरी होगी और वो अगले चुनाव का इंतजार कर रहे होंगे कि अगली बार चुनाव हो और हमें प्रायश्चित करने का मौका मिले। वो इतनी बड़ी गलती कर बैठे हैं कि मुझे लगता है कि वो अब प्रायश्चित करने के लिए 2029 का इंतजार करेंगे या वो प्रायश्चित बाकी चुनाव जो उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर भी वहां की जनता कर सकती है। देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इस पे मैं 2-3 नाम बोल देता हूं। मैंने सिर्फ नेहरू जी का कहा। उत्तर प्रदेश के लोग फूले रहते हैं, हम भी वहीं के हैं, तो फूले रहते हैं कि बड़ा प्रधानमंत्री हम देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश को विकास तब मिल रहा है जब एक गुजराती काशी में आकर प्रधानमंत्री बना। आप वाराणसी देख लीजिए, बलिया से चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, कम दिनों के लिए थे, लेकिन उनका क्षेत्र देख लीजिए, उनके समय में देख लीजिए। फूलपुर नेहरू जी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी। इलाहाबाद से कौन जीतते थे? वीपी सिंह जीते थे, उनका मांडा देख लीजिए। आप रायबरेली इंदिरा गांधी देख लीजिए और अमेठी राजीव गांधी देख लीजिए। ये देश के प्रधानमंत्रियों के क्षेत्र को देखिए और इसकी भी एक तुलना होनी चाहिए। ये केस स्टडी है कि देश के प्रधानमंत्रियों ने अपने संसदीय क्षेत्र को कैसे रखा है। और जाहिर है, मुझे दक्षिण भारत में अगर पीवी नरसिम्हा राव कहें, एचडी देवगौड़ा कहें, तो इनका अनुमान नहीं है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या काम हुआ, लेकिन यह दिखाता है कि कितना फर्क है। मुझे लगता है यह भी लोगों को जानना चाहिए, बार बार याद आना चाहिए। देखिए, ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस आई हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं, फीता खोलते हुए नजर आ रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आपको नजर आ रहे होंगे। और पीएम जब जब काशी जाते हैं और जिस भी परियोजना की सौगात उनकी तरफ से दी जाती है या जिस भी नई योजना की शुरुआत उनकी तरफ से की जाती है, तो एक सांसद के तौर पर विजय जी वो कभी ये समझना नहीं भूलते कि इससे क्या लाभ काशी के लोगों को होगा, कितना अच्छा ये बन रहा है। पूरी तरीके से इन्वॉल्व प्रधानमंत्री नजर आते हैं। सांसद ज्यादा नजर आते हैं काशी में, वो प्रधानमंत्री का। बिल्कुल ठीक बात है। और अभी जो चर्चा हुई ना, वो बहुत ही, मैं समझता हूँ, ज़रूरी एक चर्चा है प्रधानमंत्री को लेकर। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, जो प्रधानमंत्री रहते हैं वो इतने वीवीआईपी होते हैं कि उनको लगता है कि उनको क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, उनके बिना जाए भी वहाँ पर काम होगा। और बहुत से प्रधानमंत्रियों का यदि पूरा रिकॉर्ड देखेंगे तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी जाते ही नहीं थे, या उनकी योजनाओं पर बड़े, जो हमारे चंद्रशेखर जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है बलिया, उसको तो मुझे याद करके तकलीफ भी होती थी कि मतलब वो बहुत नहीं सीरियसली। उससे जुड़ा मैं एक आपसे समय लेके बता देता हूँ। उनके पास कुछ लोग गए कि अब तो आप प्रधानमंत्री हो गए तो कम से कम ये 2-3 जो हॉस्पिटल वाला मसला था ये जरा बनवा दीजिए, सड़क उड़क नहीं। तो उन्होंने कहा मैं बलिया का प्रधानमंत्री हूँ, पूरे देश का प्रधानमंत्री। तो वो वाला भी मसला है। और अमेठी रायबरेली को भी मैंने देखा है कि वहाँ पर डेवलपमेंट की किस तरह से जो रहा, सबसे पिछड़े इलाकों में से रहा। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार वहाँ पर जा रहे हैं। और मुझे तो आज
हर्षवर्धन जी ने कहा कि गुजराती वहाँ पर चला गया, तो हर्षवर्धन जी को याद है, मुझे नहीं लगता कि वाराणसी के लोग उनको अभी गुजराती मान रहे हैं। वो जब 2014 में गए थे तो उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया, और अभी 2024 में उन्होंने कहा कि अब उन्हें गोद ले लिया गया है। तो अब वो औपचारिक तौर पर भी मेरे ख्याल से वाराणसी के हो गए। तो उनको, और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि वाराणसी को मैंने देखा, मैंने जब प्रधानमंत्री ने ये सांसद ग्राम योजना शुरू की थी तो उसके 2 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा था हर गांव को जो सांसद का ग्राम है उसको डेवलपमेंट करना है सांसदों को। उसके बाद मैं कम से कम 50 सांसदों के सांसद ग्राम में गया हूँ, 50 मिनिमम। और 50 इसलिए कि वो सारे बड़े नेता जो हमारी सेलिब्रिटी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके उसमें अकेले कह रहा हूँ मैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी 25 लोग होंगे, लेकिन अकेले नरेंद्र मोदी के जो सांसद हैं, ग्राम हैं, उन्हीं में केवल काम हुआ है, उन्हीं पर फोकस किया गया है। और फोकस इसलिए नहीं किया गया कि प्रधानमंत्री का काम है, प्रधानमंत्री उस पर फोकस किए हुए है, उसकी रिपोर्ट, उस पर क्या काम होना चाहिए, उसमें बैंक का क्या काम हो रहा है, उसका लोकल जो उद्योग है उस पर क्या काम हो रहा है, हथकरघा पे क्या काम हो रहा है, बैंक की शाखा खुली है कि नहीं खुली है, लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, शौचालय वहाँ पर बने कि नहीं बने। तो मैं सोच रहा था कि जब प्रधानमंत्री ने इस योजना को चालू किया था, आज वो 10 साल इस बात को हो गई, यदि हर 2 साल पर वो समझे और 800 के हिसाब से, तो आज देश में 5000 गाँव एक नई तस्वीर के साथ होते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे। थोड़ा सा इसका जिक्र करना चाहिए। देखिए, ये जो शंकर नेत्रालय है ये कोलकाता में है और चेन्नई में है। मूल रूप से ये आदि शंकर के शंकराचार्य से प्रेरित होकर है। डॉक्टर रमणी थे, उन्होंने शुरू किया था, और इसकी कलकत्ता में, चेन्नई में, उसके अलावा भी कई ब्रांचेज शुरू हो चुकी हैं। अभी भी इसको जो हिंदू धर्म उससे जो प्रेरित है, जो सेवा भाव है, उसकी प्रेरणा से चलता है। और जो ये वाराणसी में खुला है ये भी उसी का एक एक्सटेंशन है। तो कई बार हम लोग बात करते हैं ना कि भाई ये जो मंदिर हैं, ये जो ट्रस्ट हैं, ये जो मठ हैं, ये पीठ हैं, ये कर क्या रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और मुझे लगता है देश के हर मठ मंदिर जो ऐसी पीठ है, उनको ये सोचना चाहिए कि वो सोसाइटी को लौटा कर क्या दे रहे हैं। समाज अगर उनके यहाँ श्रद्धा आस्था के लिए चला आ रहा है तो वो क्या लौटा कर देख रहे हैं। और ये बड़ा सुंदर दृश्य है, वो प्रसाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री चलाते हैं सर। जितने बड़े हमारे पीठ हैं, उनके शिक्षालय, उनके चिकित्सालय, उनके सेवा कार्यक्रम, वो सभी जगह चलते हैं। तो ये शंकराचार्य जी का तो है ही है एक है, लेकिन इसका राकेश झुनझुनवाला और जो अमेरिका का शंकर आई फाउंडेशन है उसने इसमें निवेश किया है, क्योंकि वो कांची कामकोठी पीठ शंकराचार्य के साथ शिष्य भी रहे हैं संभवतः, तो उसके आधार पर उन्होंने किया है। और ये हमारे पटना में भी है ये ये बहुत बड़ा के देश भर में ये आई के रूप में और भी केयर के रूप में काफ़ी काम करता है। तो ये तो नरेंद्र मोदी जी, देखिए मोदी जी का जो है, किसी व्यक्ति का एक विजन होता है कि हमको देश को कैसा बनाना है, जब उसके अनुसार वो विजन करता है तो फिर उसमें अपना क्षेत्र भी आता है। आराम से देखेंगे कि मोदी जी ने दिल्ली को केंद्र या बड़े बड़े केंद्रों की जगह छोटे छोटे भी केंद्र हों और वहां भी वो सब चीजें सुविधाएं मिले, वहां भी लोग जाएं, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से लंबी योजना से काम किया है। नेता जब विदेश के आते थे तो ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में बातचीत होती थी, उसको भी उन्होंने डिसेंट्रलाइज किया। छोटे वाराणसी में ले जाओ, कांचीपुरम में ले जाओ, उधर गांधीनगर में ले जाओ, जहां जहां संभव हुआ ले जाना। और उस जगह की ब्रिक्स का सम्मेलन पूरे देश भर की सभी राजधानियों में विपक्ष की राज्य शासित सरकारें जो थी, विपक्ष विरोधी दल वहां भी गए। ऐसा नहीं है कि केवल G20 का सम्मेलन, G20 सभी जगह। उसी प्रकार से आप देखिए कि अभी तक, चूंकि एक बहाना है इसलिए कई चीजों की चर्चा जरूरी है। वाराणसी की हो गई है कि दुनिया के जो बड़े बड़े सम्मेलन है, चाहे यूनाइटेड नेशंस के हो, ह्यूमन राइट्स के हो, WTO के हो, वो पश्चिमी देशों में होते हैं। अमेरिका में है, वो वियना में होता है, वो फ्रांस में होता है, वो भारत में नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे भवनें बना रखी है। भाई यूनाइटेड नेशन को तो किराया मिलता है ना, अमेरिका ठीक है सबसे ज्यादा पैसा देता है, लेकिन उसके सम्मेलन के दौरान को किराया मिलता है। नरेंद्र मोदी ने जो भारत मंडपम है और जो यशोभूमि बनाया, आप यशोभूमि जाके देखेंगे, अब दुनिया के स्तर का वो इतना बड़ा है कि कोई भी इंटरनेशनल सम्मेलन वहां किया जा सकता है। और उसकी दृष्टि से वहां एयरपोर्ट तक कैसे विस्तार हो, दूसरी सुविधाएं कैसे मिले, यहां तक कि दूतावास कुछ उधर ट्रांसफर हो रहे हैं उस एरिया में, राज्यों के आवास द्वारिका में ट्रांसफर
पर हो रहे हैं, तो आने वाले समय में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का एक भारत बहुत बड़ा केंद्र होने जा रहा है। उसी प्रकार से वाराणसी में तो पहले मीटिंग करते थे, शंकराचार्य जी का एक छोटा हॉल है, हम लोग जाते थे छोटी छोटी जगह लेकर के, जो वहां रुद्राक्ष सेंटर डेवलप हुआ है, उसके आगे आप चले जाइए, कई सेंटर डेवलप हुए हैं जिसमें छोटे छोटे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, और उस आवागमन से भी वाराणसी में चहल पहल बनी रहती है। वहां की सांस्कृतिक सामाजिक सभी गतिविधियों पर असर पड़ता है। वहां जो इन्होंने पार्किंग बनी है, हालांकि अब जाइए थोड़ी बहुत गंदगी दिखाई देती है, वो पार्किंग कैसे पर्यटन स्थल में बदल सकता है कि उसमें आप घूम भी सकते हैं, उसकी चीजें भी देख सकते हैं, और आपकी गाड़ी भी अच्छे तरीके से लग सकती है। तो उस प्रकार से एक वाराणसी का विजन है। अब दरभंगा में हमारे एयरपोर्ट का विस्तार हो, पहले पटना में छोटा सा एयरपोर्ट था, अभी भी है, लेकिन पटना के एयरपोर्ट तो अभी भी बहुत वो भी है, वहां कोई उपाय नहीं था। और जब तो से शायद नई जगह जमीन जब से दरभंगा में जो है हुआ है, तो बिहार का पूरा मतलब पटना भी आने वाले कई बार दरभंगा पहुंच जाते हैं, जल्दी वहां से उतरते हैं, और पूरा वहां कोई भी पहले लग रहा था कि पता नहीं कोई हवाई जहाज में लोग जाएंगे नहीं, इतनी भीड़ होती है कि आपको टिकट मिलना कठिन हो गया दरभंगा का। वो सड़कें अब चूंकि हाईवेज अच्छे बन गए हैं, तो इस प्रकार से चीजों का विस्तार उन्होंने विजन से किया है। और वाराणसी को उन्होंने जब सांस्कृतिक राजधानी भारत की कहा है, और दक्षिण और उत्तर दोनों का संगम, तमिल काशी संगमम, ऐसे सारे चीजें वहां हो रही है, शैव वैष्णव के संगम, शाक्त के संगम, वो करा के वाराणसी को एक प्राचीन गौरव, जहां से भारत को प्रेरणा मिले, भारत को वैचारिक दिशा मिले, और साथ साथ आधुनिक युग भी वहां रहे।